नमस्कार, स्पेशल एडिशन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना संकट के बीच देश भर में कई राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के साथ ही राज्यसभा चुनाव की वजह से सियासत गर्म है। वैसे तो देश भर के 9 राज्यों के 54 सीटों पर विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सरगर्मी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं और सरकार दांव पर है। साथ ही ये शायद पहली बार ऐसा है कि उपचुनाव के जरिए किसी सरकार की किस्मत का फैसला होगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार रहेगी या बचेगी, ये तो उपचुनाव के नतीजे बताएंगे। ऐसे में जाहिर है कि चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तल्खियां इतनी बढ़ गई है कि बदजुबानी का सिलसिला निकल पड़ा है। उधर यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। नतीजों का असर सरकार की सेहत पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर पता चलेगा कि मिशन 2022 के लिए जनता का क्या मूड है। इस बीच उत्तर प्रदेश में 9 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव है। जरूर राजनीतिक सरगर्मी पैदा कर दी है इन चुनावों ने। दरअसल बीएसपी के राज्यसभा उम्मीदवार के 5 प्रस्तावकों के बगावत के बाद मायावती ने अपने कुल 7 विधायकों को निलंबित करते हुए सपा को हराने के लिए बीजेपी से भी हाथ मिलाने के संकेत दिए हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव के बहाने यूपी में नए समीकरण पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे हालात में देश भर के चुनावी राज्यों में क्या सियासी समीकरण है और क्या है इनके मायने, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच देश के विभिन्न राज्यों की 54 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जिन राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उसमें छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। यहां 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। मध्य प्रदेश में पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 विधायकों के साथ बीजेपी में जाने के बाद 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव में ये फैसला होगा कि सरकार बचेगी या जाएगी। कमलनाथ फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे या फिर शिवराज ही राज करेंगे, ये सब चुनावी नतीजों पर निर्भर करेगा। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ का आगे का राजनीतिक रास्ता कैसा होगा, ये भी उपचुनाव के नतीजे ही बताएंगे। इसलिए 28 सीटों पर होने वाले चुनावों को प्रदेश में मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जा रहा है। जाहिर है ये उपचुनाव सरकार बनने या गिरने का है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से तलवारें खींची हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस उपचुनाव में जुबानी जंग भी खूब हो रही है। आपको हम बदजुबानी की कहानी भी बताएंगे। इससे पहले आइए आपको मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण समझा देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सदस्य होते हैं। बहुमत के लिए 116 सदस्यों की जरूरत होती है। इस समय बीजेपी के पास 107 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के विधायकों की संख्या 87 है। 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस के एक विधायक ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। इस तरह कुल 29 जगह खाली है। ऐसे में कांग्रेस अगर 28 में से 25 सीटें जीत लेती है तो फिर सत्ता पलट सकती है। उस स्थिति में कांग्रेस के पास बीजेपी से ज्यादा सीटें होंगी और वो बीएसपी, सपा और निर्दलीय के समर्थन से सत्ता में आ सकती है। दूसरी ओर बीजेपी अगर 28 में से 9 सीटें जीतती है तो वो अपने बलबूते पर ही सरकार में बनी रह सकती है। उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समीकरण बता रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग कितनी जबरदस्त है। यही वजह है कि उपचुनाव में जीत के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। लगातार विवादित बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। संयमित नेता कहे जाने वाले कमलनाथ ने शिवराज की मंत्री इमरती देवी को आइटम तक कह दिया। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? अब चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ उनके विवादित बयानों को लेकर कड़ी कार्रवाई की।
निर्वाचन आयोग ने उन्हें कांग्रेस की स्टार प्रचारक की सूची से हटा दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने पिछले कुछ दिनों में एक दूसरे को गद्दार और अन्य कई आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की चुन्नू मुन्नू वाली टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। वहीं चुनाव आयोग ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को शालीनता की सभी हदों को पार कर असंयमित भाषा के इस्तेमाल के लिए फटकार लगाते हुए 31 अक्टूबर को एक दिन के लिए उपचार में प्रचार करने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणी के लिए बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज दनौतिया को नोटिस जारी किया है। ये पहला मौका है कि किसी उपचुनाव में जनता के वोट पाने के लिए इतनी जबरदस्त जंग हो रही है। नेता शब्दों की मर्यादा भूल रहे हैं और जनता अपने नेताओं को नाप तोल रही है। मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर भी 3 नवंबर को उपचुनाव हो रहे हैं। इन 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी का कब्जा था और 2 पर समाजवादी पार्टी का। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां चुनाव के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। हालांकि इन सीटों पर जीत हार का सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर पता चलेगा कि मिशन 2022 के लिए जनता का मूड क्या कहता है। यही वजह है कि आज देवरिया और जौनपुर के उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आपने देखा होगा देश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर मिला। प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी सभी को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन नारे लगते थे। इन्होंने जाति के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर तमाम प्रकार की वैमनस्यता पैदा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का तो प्रयास किया, लेकिन ईमानदारी से गरीबों के आवास बन जाए, गरीब के घर में शौचालय बन जाए, गरीब को विद्युत के कनेक्शन मिल जाए या फिर कोई अन्य इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाए जिससे गरीब का उत्थान हो जाए, नौजवान को रोजगार और नौकरी मिल जाए, ईमानदारी के साथ ये कार्य नहीं किया। इधर यूपी में राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 9 खाली सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन तकरीबन तय हो गया है। इसमें बीजेपी के 8 और बीएसपी के 1 उम्मीदवार शामिल हैं। विधायक की संख्या के आधार पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पास 9वीं सीट हथियाने का भी विकल्प था। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर 9वीं सीट पर अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, जबकि वो आसानी से इस सीट के लिए मतों का इंतजाम कर सकती थी। बीजेपी के प्रत्याशी नहीं उतारने पर बीएसपी ने 10 विधायकों के प्रस्ताव से रामजी गौतम को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इसमें से 5 विधायकों ने अचानक अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। इसके बाद वे तुरंत एसपी प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने चले गए, जिससे ये आशंका जताई गई कि समाजवादी पार्टी ने बीएसपी की राह रोकने के लिए ये चाल चली है। इससे नाराज मायावती ने राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले अपने 7 विधायकों को निलंबित कर दिया है। वहीं मायावती ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी आने वाले राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में एसपी को हराने के लिए कुछ भी करेगी। इसके लिए अगर उन्हें बीजेपी या किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट देना पड़े तो भी बीएसपी इसके लिए तैयार है। इस बार जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे, क्योंकि इसके बाद एमएलसी के होंगे, आगे चलकर जल्दी ही इस बार जब यहाँ जल्दी मतलब समय से, अब समय कम रह गया, इस बार जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ये खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो। अपनी 9वीं सीट बलिदान करने का यही बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। माना जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति बनाने के लिए बीजेपी ने एक सीट विपक्षी पार्टियों के लिए छोड़ी थी, ताकि सीट को हथियाने के लिए दलों में ऐसा संघर्ष हो कि भविष्य में एक दूसरे के समर्थन या गठबंधन की संभावना भी न रह जाए। कुल मिलाकर देखें तो इस बार देश के विभिन्न राज्यों की 54 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव में दिलचस्प तस्वीरें बन रही है। खासकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तो इसको लेकर सियासत जोरों पर है।
ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच जाहिर है चुनाव में तल्खियां इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बदजुबानी का सिलसिला भी निकल पड़ा है। और उधर यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में नतीजों का असर भले ही सरकार की सेहत पर ना पड़े, लेकिन इतना तो जरूर है कि मिशन 2022 के लिए जनता का क्या मूड है ये तो तय हो जाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश में 9 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव ने जरूर राजनीतिक सरगर्मियों को और ज्यादा पैदा कर दिया है। दरअसल बीएसपी के राज्यसभा उम्मीदवार के 5 प्रस्तावकों के बगावत के बाद मायावती ने अपने कुल 7 विधायकों को निलंबित करते हुए सपा को हराने के लिए बीजेपी से भी हाथ मिलाने के संकेत दिए हैं। यानी कि ये जो समीकरण बन रहे हैं, जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर कदम हर प्रदेश में रख रही है। लेकिन सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश की। इस पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है सर आपका। इस वक्त हमारे साथ अनुज आत्रे जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अनुज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका। अवधेश उपाध्याय जी, सबसे पहला सवाल आपसे, कैसे इसे देखते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, 28 सीटों पर उपचुनाव है। मध्य प्रदेश में जो चुनाव है दरअसल उसका सीधा असर सरकार की सेहत पर पड़ेगा। सरकार शिवराज सिंह चौहान की बनेगी या फिर बनी रहेगी या फिर गिर जाएगी, ये इस उपचुनाव में तय होगा। क्या लगता है आपको? देखिए नेहा जी, मैं सबसे पहले बताऊं आपको, ये जो चुनाव हो रहा है उपचुनाव है 11 राज्यों की 56 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें एक लोकसभा सीट भी है बिहार में, वाल्मीकि नगर में। तो मैं ये बताऊंगा ये जो उपचुनाव है ऐतिहासिक उपचुनाव होगा, इसके जो नतीजे आएंगे आने वाले भविष्य को तय करेंगे। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मैं आपको बता दूं जहां डबल इंजन की सरकार होगी वहां जनता को डबल फायदा होगा। राज्य की जनता समझदार है और मुझे पूरी उम्मीद है वो डबल इंजन को ही चुनेगी, क्योंकि डबल इंजन वाली जो रफ्तार होगी वो डबल इंजन वाली सरकार जो होगी उसी के पास ही होगी। और मैं बताऊं आगे मोदी जी हैं, पीछे शिवराज जी हैं मध्य प्रदेश में। ये दोनों डबल इंजन की सरकार होगी, उससे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये जनता समझेगी या नहीं समझेगी, ये तो सर वक्त आने पे पता चलेगा। झारखंड में तो सरकार जो जनता है उसने जवाब दिया, कहा कि हमें डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ, डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ वहाँ पर कि ये क्या है कि देखिए सरकार में 15 महीने पहले मध्य प्रदेश में क्या था, 15 महीने कमलनाथ सरकार रही। मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि 15 महीने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जो पिछले 15 साल में जो शिवराज सिंह की सरकार रही उसमें भी जनता ने देखा मध्य प्रदेश की क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जनता सब जानती है, जनता ये जानती है कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, कौन जात पात की राजनीति कर रहा है, कौन ऊंची नीच की राजनीति कर रहा है, कौन विकास की बात कर रहा है, कौन सबका साथ सबका विकास। किन मुद्दों को लेकर अब जनता के बीच में हैं आप? किन मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश में जनता के बीच में है कि इन चुनावों में आपको फतह हासिल करनी है? क्योंकि ये चुनाव बहुत अहमियत रखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में। देखिए मैं बता दूं आपको, जिस प्रकार हम मेहनत कर रहे हैं और जिस प्रकार शिवराज सिंह जी का जो विजन है और जिस प्रकार से उन्होंने 15 सालों में कार्य किया है, मध्य प्रदेश की जनता उनको फिर से एक बार मौका देगी। जो मुद्दे हैं, लेकिन तब तो नकार दिया था ना सर, विधानसभा चुनाव में तो नकार दिया था शिवराज सिंह चौहान को। जनता ने नहीं नकारा था, वो तो कुछ और कारण था जिसकी वजह से क्या कारण था ये हुआ था? क्या कारण था? मैं बताना चाहूंगा, जनता कभी भाजपा को नहीं नकारती है, क्योंकि जनता को पता है कौन देश की बात करता है, कौन राज्य की बात करता है। जहां पे भाजपा हारी है वहां पे जनता ने नहीं नकारा। किसने नकारा सर? किसने नकारा बता दीजिए, किसने हटाया सत्ता से बता दीजिए सर। जनता जनार्दन होती है, जनता का जो मतलब मकसद होता है, ठीक है, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जनता जिसको चाहती है उसको सत्ता में बिठाती है, जिसको चाहती है सत्ता से उतारती है। इसीलिए 15 महीने दिए थे कमलनाथ जी को, क्योंकि लेकिन आपको तो नहीं चुना था, शिवराज सिंह चौहान को तो नहीं चुना था। ये क्या जबरदस्ती से सरकार बनाई गई है? मैं बता रहा हूँ जनता बदलाव चाहती है, इसीलिए 15 महीने कमलनाथ सरकार को दिए थे। लेकिन जब 15 महीने में कुछ नहीं हुआ, जब तो गिरी सरकार। क्यों गिरी बताइए आप? जो इनके पुराने अनुज आत्रे जी क्यों गिरी सरकार? अनुज आत्रे जी क्यों गिरी सरकार कमलनाथ की? कह रहे हैं कि 15 महीने में कुछ नहीं किया। जो 15 साल का कार्यकाल था शिवराज सिंह चौहान का, उसको एक बार फिर से याद कर रही थी जनता और इसलिए सरकार गिर गई। क्या आप भी यही मानते हैं? देखिए, ये तो मध्य प्रदेश की जनता भी चुनाव में इनको बता देगी कि क्यों सरकार रही और क्यों सरकार गिरी। ये वही मध्य प्रदेश की जनता है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया था चुनाव में।
और उसको जो है बिल्कुल जिस प्रकार से शिवराज चौहान जी का जो एक कुशासन इतने वर्षों में मध्य प्रदेश की जनता ने झेला है और केवल बातें ही बातें और भाषण ही शासन जो जिन्होंने देखा है, लेकिन शासन के नाम पर विकास मध्य प्रदेश की जनता ने कहीं नहीं देखा। तो उनको इन्होंने निश्चित तौर पे जो है बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन अपने धन बल के तहत और अपना जो है ये सत्ता की जो लालच दिखा करके कहीं ना कहीं ब्लैकमेल की टैक्टिक्स करके जो ये कांग्रेस के विधायकों को तोड़ दिया और कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को, जनता के मैंडेट का इन लोगों ने अपमान किया। लोकतंत्र में जनता देख रही है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र के तहत एक सरकार चुनी जाती है और ये अलोकतांत्रिक तरीके से, अनैतिक तरीके से जहां जहां ये जीत कर नहीं आते हैं तो वहां पर दूसरे तरीके से अपना इनको सरकार चाहिए, चुनी हुई सरकार को गिराएंगे, अपने कहीं राष्ट्रपति भवन के माध्यम से गिराएंगे, कहीं राज्यपाल भवन के माध्यम से गिराएंगे, कहीं केंद्र सरकार अपना प्रभाव डाल करके गिराएगी और कुछ नहीं मिलेगा तो अपना ये धरना प्रमुखों को भेज देंगे उनके माध्यम से। लेकिन जनता को अब दोबारा ये गेंद फिर से कहते हैं जनता के पाले में बिल्कुल बाजी अब जनता के हाथ में है सर। अब जनता को तय करना है कि किसकी सरकार बनी रहेगी और किसकी सरकार को वापस उखाड़ फेंकना है, ये जनता को तय करना है। वाकई दिलीप जी सवाल इस बात को लेकर है सर, मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब उपचुनाव पर सत्ता किसकी बनी रहेगी किसकी नहीं बनेगी ये तय होगा। तो ये मध्य प्रदेश का जो उपचुनाव है सर कितना अहम आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल अहम है, लेकिन लड़ाई बराबर की नहीं है। देखिए बीजेपी को मात्र 9 सीटें चाहिए और कांग्रेस को 28 सीटें। बाकी देखिए बाईपोल्स जो होते हैं वो ये तय करते हैं कि जो आगे के मेन इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें जनता का रुख क्या रहेगा। लेकिन ये 100% श्योरिटी नहीं होती कि जो बाईपोल्स के रिजल्ट होंगे वही मेन इलेक्शंस के रिजल्ट होंगे, क्योंकि कई बार पिछले अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें 2017 से पहले जो बाईपोल्स हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन 2017 में एकदम ड्रास्टिक चेंज हुआ। तो ये कभी कभी क्या होता है कि वहां जो सीट जिस पर बाईपोल होने जा रहे हैं वहां इंडिविजुअल उस पर भी आदमी वोट करता है कि पर्टिकुलर वो कैंडिडेट अच्छा था या नहीं था। कई बार बाईपोल्स में लोग पार्टी को इग्नोर कर देते हैं, ओवरऑल पार्टी का इन्फ्लुएंस रहता है, पार्टी ने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया इसका आकलन जनता करती है। लेकिन कई बार इंडिविजुअल फैक्टर्स, जो मेरे अपने विचार हैं कि बाईपोल इलेक्शंस में इंडिविजुअल फैक्टर्स भी काम करते हैं। जैसे अगर वो सीट किसी की डेथ की वजह से खाली हुई है या किसी और रीजन से खाली हुई है तो वहां पर सिंपैथी वोट काम कर जाते हैं, वहां पर आदमी पार्टी की चीजों को इग्नोर कर देता है और वहां सिंपैथी में वो इलेक्शंस जिता देते हैं। या अगर उन्हीं के परिवार से उनकी वाइफ, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है 3 सीटों पर बाई इलेक्शंस में 2 पे वाइफ को खड़ा किया गया है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बाई इलेक्शंस में काम करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जनता का रुख सरकार के लिए अलार्मिंग होता है। अगर वो प्रेजेंट सरकार के फेवर में रिजल्ट्स नहीं जाते हैं तो प्रेजेंट सरकार को ये सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है सर जो बाई इलेक्शन होते हैं वो मौजूदा सरकार के पक्ष में ही जाता है, अमूमन इस तरह की स्थितियां होती है। लेकिन जाहिर तौर पे अगर वो सरकार के पक्ष में नहीं जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी सरकार के लिए होती है। असल स्पेशल एडिशन में बात आज हो रही है उपचुनावों की। 9 राज्यों की तकरीबन ये कहा जा सकता है कि 54 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं वो देश की राजनीति में एक अहम रोल अदा करेंगे। दरअसल खासतौर पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल ऐसा सियासी माहौल है जैसे कि विधानसभा चुनाव हो रहे हो ना कि उपचुनाव, क्योंकि ये जो माहौल है जाहिर तौर पर ये जो माहौल है वो और ज्यादा अब बढ़ता जा रहा है, सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। वजह इसके ये है क्योंकि ये उपचुनाव पूरी तौर पे डिसाइड करेंगे, तय करेंगे कि देश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सरकार आखिर किसकी चलेगी। तो ऐसे में जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में खास तौर पर जो सियासी माहौल है वो बहुत ज्यादा गर्म दिखाई दे रहा है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर सवाल इस बात को लेकर है, आपसे जानना चाहेंगे अवधेश जी, ठीक है चुनाव है, चुनाव में सियासी पारा अपने चरम पर है मानते हैं, लेकिन क्या लगता है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में कहीं ना कहीं जो भाषा की मर्यादा है उसको लांघना सही है? देखिए नेहा जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है, इसकी जो राजनीति रही है वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति रही है पिछले 70 सालों में। ऊंच नीच जात पात में इन्होंने बांट कर राजनीति की है, ठीक है। नारी का सम्मान करने वाले नारी को खुले मन से गाली देते हैं। तो इस बार जो है मध्य प्रदेश सरकार, जो मध्य प्रदेश की जनता है इनको जवाब देगी। मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है 230 है, जिसमें 28 सीट खाली हैं, उन पर चुनाव होना है। और वर्तमान में बीजेपी के पास 107 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास जो 88 सीटें हैं, और बीएसपी के पास 2 हैं, एसपी के पास 1 है और 4 निर्दलीय विधायक हैं।
तो मैं आपको बता दूं, जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सत्ता पाने के लिए बीजेपी के पास 9 विधायकों की आवश्यकता है और कांग्रेस को 28 विधायकों की आवश्यकता, जो कि इनके सपने में कहीं पूरे नहीं हो सकते। सर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो चुनाव हो रहे हैं सर, 22 सीटें तो ऐसी ही है जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आई है, यानी कि कांग्रेस के विधायक इस पर जीत हासिल कर चुके हैं। तो यानी कि आप ये समझिए कि यहाँ पे तो कांग्रेस की लहर थी, बीजेपी के लिए वहां पर भगवा झंडा फहराना कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है ये। मैं बता रहा हूँ नेहा जी, जैसा कि अभी अनुज आत्रे जी हमें बता रहे थे कि इनके जो विधायक है तोड़ लिए उसने बीजेपी ने, तो भैया कांग्रेस कब से कमजोर हो गई जो आगे विधायक टूटने लगे। आपके जो नेताजी कहते हैं कि हमारे जो एक कार्यकर्ता है वो शेर के बराबर है, शेर कभी टूटता नहीं है। ये बताइए आप, कांग्रेस में तो आपस में सर फूटा हुआ है, वो एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। अभी लेटेस्ट आपके सामने नजरों में है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कांग्रेस छोड़ी है, ठीक है, ये क्यों छोड़ी बताइए आप। यदि उनकी कोई अनुज आत्रे जी, ठीक है अनुज आत्रे जी, सर 28 सीटें आपको चाहिए, ना करते भी 25 सीटें तो चाहिए ही सरकार बनाने के लिए। अगर आप बाकी अगर समर्थन से भी ले लेते हैं तो 25 सीटें आपको चाहिए सरकार बनाने के लिए। सर बीजेपी को महज 9 सीटें चाहिए। क्या लगता है कि इतना बड़ा आंकड़ा छू पाएगी कांग्रेस? क्या इन सीटों को निकाल पाएगी कांग्रेस? देखिए, मुझे लगता है नेहा जी, ये प्रश्न पूछना बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि ये तो पहले भी हमारी ही जीती हुई सीटें हैं। इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी के ही कैंडिडेट जीत करके आए थे इस चुनाव में, तो वहां की जनता स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस पार्टी उनकी पसंद रही है। और इस बार भी, और अब तो और ज्यादा जो है, आप जाकर के अगर देखें, आप लोग जमीन ग्राउंड लेवल पर अपने रिपोर्टर से रिपोर्टिंग कराते हैं, आपको भी फीडबैक आता होगा। इस समय कांग्रेस की लहर चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो ये जिस तरह से आचरण रहा है बीते 6 वर्षों में, कि जहां जहां ये सरकार नहीं चुन के आते, 10 प्रदेशों में चुनाव ये हारे हैं 2016 से लेकर के आज, लेकिन उतने ही प्रदेशों में इन्होंने चुनी हुई सरकार को अस्थिर करके और सरकार गिरा करके और अपनी सरकार वहां बनाई है, किसी भी माध्यम से बनवाई। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे ही प्रश्न पूछते हैं कि आपकी सरकार क्यों गिर गई, क्यों जाने दी। अवधेश जी, इस तरह के आप लोगों पे आरोप पहले से भी लगते रहे। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये वही मिसाल है कि चोर ने किसी के घर में चोरी की और पुलिस वाले जिनके घर चोरी हुई उनसे पूछते हैं कि आपने अपने घर की रखवाली नहीं की, जबकि चोर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती कि तूने चोरी की। जिसने चोरी की वो तो जो है पाक साफ है इनकी नजर में कि ठीक है इसने तो कर ली, लेकिन आज मुजरिम वो बना ठहराया जा रहा है। प्रश्न उससे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे घर चोरी क्यों हुई, तुम्हारे विधायक टूटे क्यों? अरे तोड़े तो आपने, लालच तो आपने दिया, रिश्वत आपने देने का प्रयास किया उनको, आपने किस प्रकार से तोड़े, क्यों टूट के आए? ये वही विधायक थे जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, जिनको आपने पिछले चुनाव में भर के आपने पानी पी करके कोसा था। तमाम तरह के आपने आरोप लगाए थे कांग्रेस पार्टी और हमारे इन कैंडिडेट पे। अब यही कैंडिडेट आपके टिकट पर चुनाव लड़ रहे। अरे आप अपना स्टैंड तो ठीक कीजिए ना कि आप किसके विरोध में थे, क्यों इनके विरोध में थे। आज ये कैसे सारे के सारे जितने भी कैंडिडेट नहीं सर, एक सेकंड अनुज जी, माफ कीजिएगा, मैं यहाँ आपको रोक रही हूँ। सर कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईमानदार है, कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पार्टी के प्रति निष्ठावान है। इस तरह की बहुत सारी बातें आप लोगों की तरफ से कही जाती है सर, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने पार्टी को तोड़ दिया या फिर बीजेपी ने हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे विधायकों को तोड़ दिया, नेताओं को तोड़ दिया और हमारे एक दिग्गज नेता जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उसको अपने पाले में ले लिया। सर सवाल इस बात को लेकर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और आपके विधायक कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि जिसको बीजेपी जाके ले गई। वो भी समझ रखते हैं ना सर, यानी कि वो पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं थे इसलिए वो बीजेपी के पास चले गए। नहीं देखिए, पार्टी के प्रति निष्ठावान थे नहीं थे ठीक है, एक अलग बात है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं अपना रुख स्पष्ट करती है कि जितने भी नेता जो भारतीय जनता पार्टी उनके घटक दल के नहीं है, वो इस देश में सबसे बड़े देशद्रोही हैं, इस देश में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इस देश में तमाम उनमें बुराइयां हैं, लेकिन वही अगले दिन जब वो पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वही व्यक्ति रातों रात सारे के सारे बहुत अच्छे हो जाते हैं इनकी नजर में। ये अपना रुख क्यों नहीं स्पष्ट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बताएं कि ये कौन से डिटर्जेंट से उनको निला देते हैं तमाम नेताओं को। जितने भी आरोपी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी इनकी नजर में जितने भी आरोपी हैं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के कैसे पाक साफ हो, इस चीज का जवाब देश की जनता जानना चाहती है। ठीक है अवधेश जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, ये सवाल क्यों ना उठे अगर कैलाश विजयवर्गीय ये चुनावों के एंड बाद कहते हैं कि अगर हमें हाईकमान की तरफ से ऑर्डर हो तो हम मध्य प्रदेश की सरकार अभी गिरा दे, तो सर ये सवाल क्यों ना उठे कि भाजपा जहां पर सरकार जनता के द्वारा चुन के नहीं आती है,
वहां पर गिराने का प्रयास करती है और अपनी सरकार बनाने का प्रयास करती है। तो खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। बात हो रही है आज विधानसभा उपचुनावों की, जहां पर उपचुनाव है वहां पर कैसे सियासी सरगर्मी है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। अवधेश उपाध्याय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का जिक्र मैं ब्रेक पे जाने से पहले कर रही थी, सर क्यों ना सवाल उठे आप लोगों पर। अगर कैलाश विजयवर्गीय खुल्लम खुल्ला ये बयान देते हैं कि अगर हमें हाईकमान की तरफ से आदेश आ जाए तो हम 10 मिनट में सरकार गिरा दें, तो सवाल क्यों ना उठे आप पर। देखिए नेहा जी, जो आप बात कर रहे हैं उसका तो जवाब कैलाश विजयवर्गीय ही दे सकते हैं अच्छी तरह से। सर क्यों नहीं, आप क्यों नहीं दे सकते सर? आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है कैलाश विजयवर्गीय। मैं किसी ऐसे कार्यकर्ता की बात नहीं करती जो पार्टी में कोई महत्व नहीं रखते हैं। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में बहुत अहम स्थान रखते हैं। या तो उनके बयानों को सीरियसली लेना छोड़ दें हम लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र की बात होती है उसके लिए समर्पित है, राष्ट्र को समर्पित है और देश की 137 करोड़ जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कांग्रेस की तरह नहीं है। जैसा कि हमारे अखिलेश जी बोल रहे थे, मैं आपको बताऊं कांग्रेस का कुनबा जो है ना बुरी तरह से बिखर रहा है। कोई भाजपा नहीं लेती जबरदस्ती। लोग वहां से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिलता है। आप ये बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने पुराने इनके मतलब कार्यकर्ता थे कांग्रेस की, कितने पुराने दिग्गज नेता थे, कितने वफादार थे। ठीक है, वो किसी वजह से अगर उन्हें पता था राहुल गांधी जी को यदि कोई खटास थी ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ जी के बीच में, तो उसको समय रहते उसको पूरा करते। क्यों जाने दिया? ये अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरों पे अपनी जो है ना परेशानी थोपते हैं। किसानी बिल्ली खंबा खसोटती है। अब इनके पास कुछ है तो नहीं मुद्दे चुनाव में लड़ने के लिए। सर मुद्दे तो 15 महीने जो कमलनाथ सरकार थी, सर मुद्दे तो भाजपा के पास कहाँ है, मुझे बताइए ना। किन चुनावों के मुद्दों के आधार पर आप उपचुनाव में हैं? एक दूसरे पर निजी हमले किए जा रहे हैं। मुद्दे कहाँ हैं सर मध्य प्रदेश के उपचुनावों में? एक सवाल इस बात को लेकर मेरा दिलीप यशवर्धन जी से है, सर बताएंगे आपको कि दिलीप जी ये बताइए कि क्या नहीं लगते कि वो मुद्दे, जिन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, वो कहीं कोसों दूर पड़े हुए हैं? यहाँ पे तो निजी हमले हो रहे हैं एक दूसरे पर, आइटम बताया जा रहा है एक दूसरे को, ये बताया जा रहा है कि उनका परिवार कैसा है, ये बताया जा रहा है कि चुन्नू मुन्नू कौन है। ये जो निजी हमले हो रहे हैं, क्या इसकी कोई अहमियत है क्या चुनावों में? इनफैक्ट नेहा जी, मुद्दे शायद राजनीतिक लोगों के लिए यही होते हैं कि किस तरीके से सामने वाले के कैरेक्टर को और सामने वाले को उछाला जाए। उसका एक बहुत बड़ा इंटेंशन होता है कि हमको मीडिया का गेन कैसे मिलेगा। हम कुछ भी बोल दें तो हमको मीडिया का गेन। देखिए, आप कोई भी अगर उटपटांग बयान आता है तो पूरा का पूरा मीडिया उसी को दिखाना शुरू कर देता है, उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है। तो वो नेता जब कहीं जिसका कहीं कोई नाम नहीं आ रहा होता है या उसको नाम चाहिए होता है तो वो एकदम से कोई ऐसा बयान दे देता है। और आपने ठीक कहा कि राजनीतिक मुद्दे जो पब्लिक से, जो जनता से जुड़े हुए होते हैं, जो जनता के हित से जुड़े हुए होते हैं, वो इलेक्शन तक हमारे कार्ड में तो दिखाई देते हैं लेकिन इलेक्शन के बाद वो खो जाते हैं। और उसके बाद जो मुद्दे होते हैं वो यही होते हैं कि इनके प्रवक्ता बैठ करके उन पर दोषारोपण करते हैं, उनके प्रवक्ता बैठ करके उन पर दोषारोपण करते हैं और जनता के बीच जा करके आप अपने जो वादे करते हैं वो वादे कभी पूरे नहीं होते। यहां पर मैं हमेशा जनता को भी दोष देता हूं कि जनता जब एक बार ठगी जाती है, 2 बार ठगी जाती है, 3 बार ठगी जाती है, तो अगली बार ठगे जाने के लिए क्यों आगे आ जाती है? उसको बाइकआउट करना चाहिए ऐसे इलेक्शंस को। और ये जो बाइपोल इलेक्शंस है वहां पर भी जनता को एक मौका मिलता है कि अगर उस कैंडिडेट ने जिस सीट पर बाईपोल हो रहे हैं उस पार्टी के कैंडिडेट ने अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है तो उस पार्टी के कैंडिडेट को हरा देना चाहिए। हरा देने से कम पार्टी को मैसेज जाएगा, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन की हो। जनता को ये जरूर करना चाहिए ताकि पार्टी तक ये मैसेज पहुंचे कि या तो उसका कैंडिडेट खराब था या ओवरऑल जो पार्टी की इमेज है वो उस पर्टिकुलर एरिया में अच्छी नहीं है। तो शायद इनको ये सबक मिलेगा, बट जनता ऐसा करती नहीं है अक्सर। बिल्कुल, लेकिन ऐसा करना चाहिए और एक कहीं ना कहीं बेहतर संदेश देने की कोशिश करनी चाहिए, जनता को भी ये बता देना चाहिए। जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं अभी अनुज अखिलेश जी बोल रहे थे तोड़ने वाली बात, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस छोड़ा था तो उस समय क्या भाजपा थी? 1951 में आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस छोड़ा था, क्या भाजपा थी?
1956 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने जब कांग्रेस छोड़ा था तो भाजपा थी क्या? थोड़ा सा जवाब दे। 1964 में एम जॉन ने छोड़ा था। ये तो ये सब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, केवल अपनी जो है ना 1964 की बातें करके ये जो है ना, आप देखिए वर्तमान बात की की जाएगी, आप तो बात कर रहे हैं तोड़ने की, विधायक तोड़ने की महाराज, अपने 2020 विधायक की तोड़ने जो की आज बात जो जो है वर्तमान भाजपा है नहीं देश तोड़ती का है। और मध्य ये प्रदेश तो का, आपके विधायक उसके स्वयं इतने मानते दबाव हैं, को आप क्योंकि पर्दा नहीं डाल कांग्रेस सकते पार्टी हैं। में सम्मान नहीं आपने है, जो जिस तरह कांग्रेस से पार्टी में देश का केवल और एक ही मध्य परिवार प्रदेश को का जो सम्मान है। आपने बंटाधार नहीं किया नहीं, है, अनुज जी ये भी हमने देखा ना सर, हाल फिलहाल में राजस्थान की राजनीति में भी देखा ना कि किस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो खटास थी वो सामने निकल के आई। उसके बाद भी आप लोग कहते रहे अरे बीजेपी के पाले में जा रहे हैं सचिन पायलट, उनके मोहरे हो गए हैं सचिन पायलट, बीजेपी ने उनको खरीद लिया है। इस तरह की बातें आप लोगों की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन क्या हुआ एंड में? वो फिर कांग्रेस के साथ अभी सरकार में है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सर किसी आधार पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं? क्या कोई आधार है आपके पास इस तरह के आरोप लगाने? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दरअसल बात यहाँ पर उपचुनावों की हो रही है और ये कहा जा सकता है कि 9 राज्य की 54 सीटों पर जो उपचुनाव है वो अपने आप में बहुत अहमियत रखते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल मेरा अनुज यात्रा जी से था। अनुज जी, निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों का देखिए, जो अभी उपाध्याय जी ने बोला वही हाल पूरे देश में और हर प्रदेश में है। आज देश की जनता इनसे वर्तमान की बात करती है तो ये वर्तमान का जवाब ना देकर के 1947, 1950 और 1960 पर पहुंचा। आपकी सरकार वर्तमान में चल रही है, जनता वर्तमान की बात करती है और भविष्य की बात करती है। आप ये बताएं कि इन 6 सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई है और लगातार आपकी डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश रही है, शिवराज जी तो मामा जी आपके उससे पहले से मुख्यमंत्री रहे, क्यों मध्य प्रदेश हमारा जो है सबसे पिछड़े प्रदेशों में हो गया है? उसके पीछे कौन था ये बता दीजिए, उसके पीछे कौन सी तारीख? आपके पास सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आज क्यों मध्य प्रदेश में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें, हम मुद्दों पे बात करते हैं, हम यहाँ 1960, 50 और 40 की बात नहीं करते, आज की बात करते हैं। हमारी जहां जहां सरकार रही, केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, कभी हमने जो है अपने भूतकाल की बात नहीं करी, कभी वाजपेयी जी के सरकार के कार्यकाल की बात नहीं, कभी थर्ड फ्रंट के कार्यकाल की बात नहीं करी। उन्होंने आज की बात की और हमें कल क्या करना है उसकी बात करी और देश को मजबूत बनाने की बात करी। ये कमजोर लोग होते हैं जो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा की बात होती है कि जिन्होंने अपना आंगन खराब कर दिया हो तो वो पीछे की बात करते रहेंगे। आप बताएं कि क्यों देश की अर्थव्यवस्था आपने बिगाड़ के रख दी है, क्यों आज देश में हालात ये हो रहा है कि सर सबसे उपचुनाव ज्यादा है और बेरोजगारी बिहार अगर में कहीं है विधानसभा तो आज चुनाव मध्य भी प्रदेश में है, है। उस पर कहीं ना कहीं अब जनता को जवाब देने दीजिए कि देश की अर्थव्यवस्था खराब है, पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और तमाम शिक्षा का स्तर का मुद्दा है या फिर स्वास्थ्य स्तर का मुद्दा है। ये जनता को जवाब देने दीजिए कौन कौन से मुद्दे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि विडंबना है इस देश की या फिर बिहार समेत तमाम उन राज्यों की जहां पर उपचुनाव भी हो रहे हैं कि मुद्दे बहुत है देश में, बावजूद इसके एक दूसरे पर निजी हमले किए जाते हैं, बावजूद इसके उन मुद्दों को नहीं उठाया जाता जिसको सीधे सीधे जिससे जनता प्रभावित होती है। बार बार हम इस बात को कहते हैं कि उन मुद्दों को तो लेके आइए, बात करिए बेरोजगारी की, बात करिए आप रोजगार क्यों नहीं मिला, बात करिए शिक्षा का स्तर क्यों नहीं ऊपर उठा, बात करिए स्वास्थ्य का स्तर कहां पर है। कोरोना के मद्देनजर तमाम जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा गई है, क्यों नहीं इन मुद्दों को उठाया जाता है। महंगाई आज कहां पर पहुंच गई है, क्यों इन मुद्दों को नहीं छुआ जाता, इसकी हम बार बार बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर भी है दिलीप जी कि यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर सर उपचुनाव होने वाले हैं, जिस पर अगर हम देखें तो 5 पर तो बीजेपी का कब्जा था, 2 पर एसपी का। लेकिन अब क्या लगता है, ये भले ही ये जो उपचुनाव है सरकार की सेहत पर इससे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन 2022 में जनता का मूड क्या होगा इसकी कहीं ना कहीं एक लकीर खींच देंगे। नेहा जी, जहां तक मेरी जानकारी है भाजपा के पास 5 नहीं 6 सीटें थी जो जिन पे बाईपोल्स होने जा रहे हैं। पहले 6 सीटें भाजपा ने जीती थी और अब जो रिजल्ट आएंगे बाईपोल्स के अगले महीने वो प्रेजेंट सरकार की सेहत पर कोई फर्क वैसे अपेरेंटली नहीं डालेंगे, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, चाहे वो हाथरस का कांड ले लीजिए, चाहे वो बलरामपुर का कांड ले लीजिए, चाहे वो कानपुर का बिकरू कांड ले लीजिए, बहुत सारे उथल पुथल हुई जिसकी वजह से जातीय समीकरण बड़ा खेला गया यहाँ पर। अपोजिशन ने भी जातीय समीकरण को खेलने की पूरी कोशिश करी और उस जातीय समीकरण को उत्तर प्रदेश के बाईपोल्स में उछाला जरूर जाएगा, क्योंकि दलित एक ऐसा सेक्टर है जिस पर सबकी निगाहें लगी रहती हैं, हर आदमी उसको अपना वोट बैंक बनाना चाहता है, तो उसको जरूर उछाला जाएगा। तो ये जो बाईपोल होंगे ये उत्तर प्रदेश में
22 के लिए बहुत बड़ा सबक होंगे। सरकार गिरनी नहीं है, सरकार तो फुल मेजॉरिटी के लिए, सरकार प्रेजेंट सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 22 में सरकार की स्थिति होगी वो देखने वाली होगी। और वैसे जहां तक मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी इलेक्शन को बहुत हल्के में नहीं लेती है, चाहे वो बाईपोल्स हो, और भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से कुर्सी पे बैठती है उस दिन से वो अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देती है। देखिए वेस्ट बंगाल में अमित शाह जी ने 2 दिन की रैली घोषित कर दी, अभी से चुनाव की तैयारियां वहां शुरू हो गई हैं। तो ये बाईपोल्स को भी बहुत अहमियत के साथ ले रहे हैं, और यहां पर भी पूरा जोर लगाया जा रहा है कि जो सीटें इनके पास थी वो सीटें इनके पास वापस आ जाएं, और जो नहीं थी एक सीट वो भी इनके पास आ जाए। लेकिन अब क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि 2 सीटों पर तो सिंपैथी वोट मिल जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि चेतन चौहान जी का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है और उनकी पत्नी को ही टिकट दिया गया है, तो वो सीट तो मुझे लगता है कि श्योर शॉट वापस आ जाएगी। बाकी जगह पर ये जो जातीय कार्ड है, ये जो कांड हुए हैं उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत सारी सिचुएशंस खराब रही है, कोरोना को लेकर के जो मेडिकल सिचुएशंस को लेकर के बहुत सारी चीजें सामने आई जिसका अपोजिशन ने पूरा फायदा उठाने की कोशिश करी है। तो यहां पर अपोजिशन का भी यह आकलन हो जाएगा कि जिन मुद्दों को उन्होंने इस दौरान उठाया है वो मुद्दे जनता को हिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर बाईपोल में इलेक्शन में वो मुद्दे जनता को हिट नहीं कर रहे हैं तो अपोजिशन को मेन इलेक्शंस के लिए अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। इन्हें समझ जाना होगा कि ना तो जातीय कार्ड काम करेगा ना कोई और कार्ड काम करेगा, इनको भी जनता के हित में, जनता के लिए और जनता की जरूरतों पर और जनता के मुद्दों को लेकर के मैदान में आना पड़ेगा। देखिए जनता के मुद्दों को लेकर के मैदान में आज भी कोई नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो। लाख चीजें बिगड़ी हुई हैं, लाख लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, लाख मेडिकल सिचुएशन खराब है, लाख शिक्षा खराब है, लेकिन ग्राउंड में कोई काम नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव क्योंकि लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज भी देवरिया में भी उनकी चुनावी सभा हुई, जौनपुर में भी हुई, लेकिन सर कांग्रेस को क्या नहीं लगता कि और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की यहाँ पर जरूरत है? नहीं, निश्चित तौर पे हर चुनाव मजबूती के साथ लड़ने की आवश्यकता होती है और हर चुनाव में बिल्कुल अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। लेकिन आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है, और ये ग्राफ केवल बातों से नहीं गिर रहा है, उनकी कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली इस प्रकार से रही है कि जनता लगातार अब जो है वहाँ पर परेशान है। आप केवल ध्रुवीकरण के आधार पर जो है राजनीति करके सरकार चलाना, वो चीज संभव नहीं है। जनता जो वायदे किए जाते हैं चुनाव पर, उनको वायदों पर खरा उतरने की अपेक्षा करती है। उनमें बिल्कुल ये सरकार, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से शून्य साबित है। चाहे पलायन का मुद्दा रहा हो, चाहे जनता में उत्तर प्रदेश में अपराध का मुकदमा रहा हो, जैसे अभी दिलीप जी बता रहे हैं, लगातार हर वर्ग वहाँ पर अपने आप को जो है एक इस समय भय के माहौल में जी रहा है। ना जाने कब किसका क्या, किसके ऊपर सरकार की ये नजर तिरछी हो जाए, कब किसके ऊपर अपनी ये इनके एजेंसीज अपनी लगा करके उनके कौन सी कार्रवाई कर दे। लेकिन विकास की एक जो बात की जाती है, जो विकास बिल्कुल एक अछूता रहा है इनके कामों से, वो विकास बिल्कुल भटक गया है। विकास की डगर नहीं है उत्तर प्रदेश में कहीं दिख रही है। विकास जनता चाहती है, माताएं बहनें सुरक्षा का माहौल चाहती हैं, जो बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनकी सरकार के और इनकी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार दबंगई करते आ रहे हैं। अवधेश जी, एक छोटा सा सवाल और आप बहुत संक्षिप्त में आंसर दीजिएगा। अवधेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का जिक्र अभी अनुज यात्री जी कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का ग्राफ लगातार घटता जा रहा है, क्या वाकई आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? और अगर हाँ, तो ये जो 7 सीटें हैं कैसे निकालेंगे? नेहा जी, उत्तर प्रदेश का जो विकास है, जो अनुज यात्री जी बता रहे थे योगी जी का, ये पूरा प्रदेश जानता है और ये पूरा देश जानता है। योगी मॉडल पूरे देश में फेमस है। जो पहली सरकारें थी, अगर उनका आंकड़ा निकाला जाए तो उत्तर प्रदेश की बात करिए ना। अभी तो उत्तर प्रदेश की 7 सीटों की बात करिए। नहीं, 7 सीटें, देखिए 7 सीटें तो ये तो निकलेंगी। मैं बता रहा हूँ ना, अभी जो बता रहे थे ये योगी जी के राज में ये है वो है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि अभी जो हाथरस में केस हुआ उसमें पूरे देश ने देखा कि किसके नेता का स्टिंग ऑपरेशन हुआ, किसने जात पात की राजनीति की। और वहीं बल्लभगढ़ में एक केस होता है, वहाँ कोई नहीं जाता है। तो ये देख नहीं रही जनता, ये बात करते हैं, ये 2 पार्टी है जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उनका साथ देती है। तो भारत तेरे टुकड़े होंगे जो नारे लगाते हैं, उनका साथ देती है। ये कांग्रेस पार्टी वो है जिसका चरित्र पूरा देश जान चुका है। ये यहाँ चैनल में बैठकर कितना भी अपने आप को मतलब सही दिखा दे, लेकिन जनता नहीं मानेगी। शिवराज की बात कर रहे हैं, कांग्रेस नेता शिवराज का जो स्टिंग ऑपरेशन आया था, उनकी बात कर रहे हैं। वो ठीक था। ये योगी जी की बात करते हैं। उसके बाद तो उस पर कड़े एक्शन भी हुआ सर, गिरफ्तारी उनकी हो गई थी। कभी नहीं हुआ, ठीक है। जो मैं बताऊं आपको, जो पहली सरकार देखिए किस तरह से एक उस परिवार की सोचिए कि
उत्तर प्रदेश के एक पीड़ित अरे आप परिवार की बताइए सोचिए ना, कि आने लोग लगते डरे हैं, हुए हैं चलिए मैं पूछ कि रहा हूँ। जिनके साथ आने अपराध लगते हो हैं, रहा एक बात है, बताइए। पुलिस मैं उन्हीं पूछ के रहा ऊपर ही हूँ और आपसे, अत्याचार आपके कर जो नेताजी हैं उनको नंगे इतना पांव अधिकार जाते नहीं हैं, दिया गया कि अपनी ठीक है, बेटी का आपसे शव उनको संवेदना लेकर व्यक्त के करने। उसका अंतिम लेकिन संस्कार आप ये कर सकें। बताइए कि रात के अंधेरे में 2:30 बजे आतंकवादियों की तरह से उसका जो है सर हाथरस पे राजनीति करने वाले सवाल तो ये भी उठता है ना सर, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी तैयारियां कर रही है, लेकिन अब फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में भी सर एक कत्ल हुआ है, गोली मारी गई है सरेआम, और ये मामला जो है वो लगातार उछाल मार रहा है। लेकिन बावजूद इसके क्या कांग्रेस के नेता को उस निकिता से कोई सरोकार नहीं है? क्या उनके परिवार के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है? भी है कि जो राज्यसभा चुनाव हो रही हैं उस पर भी अब बात होगी, क्योंकि बात यहाँ पर इस बारे में भी होगी, क्योंकि जाहिर तौर पे ये जो राज्यसभा के चुनाव है इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो राजनीति हो रही है वो भी आगे की तस्वीर और तकदीर आगे की बनाएगी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिलीप यशवर्धन जी, किस तरह से इसे देखते हैं, क्योंकि जो राज्यसभा की जो चुनाव है उसके लिए निर्विरोध जो है कहीं ना कहीं जो 8 बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो तो आगे जाना उनका तय है, लेकिन एक सीट पर जिस तरह से राजनीति हो रही है और जो छोड़ दी गई है एक सीट, चाहे तो बीजेपी उसको भी अपने फेवर में ले लेती, लेकिन नहीं लिया गया, इसके पीछे किस तरह की राजनीति है, इसे समझाइए जरा। राज्यसभा चुनाव में देखिए 8 सीटें जो 8 पर्चे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भरे गए हैं वो तो श्योर शॉट निकलना, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। एक सीट समाजवादी पार्टी की थी, एक सीट भारतीय बहुजन समाज पार्टी की थी, एक जो एडिशनल हुआ और एक जो बहुजन समाज पार्टी पे कैंडिडेचर को लेकर के थोड़ा सा खतरा हुआ। सिर्फ एक सीट को लेकर के ही जो भी क्योस है वो है, बट भारतीय जनता पार्टी ने जो 8 कैंडिडेट्स अपने उतारे हैं जिनपे श्योर शॉट जीत है, उन 8 कैंडिडेट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा समीकरण साधा है। उन 8 कैंडिडेट्स के बहाने उन्होंने जातीय समीकरण को पूरी तरीके से साधा है, क्षेत्रीय समीकरण को पूरी तरीके से साधा है और इंटेलिजेंस के समीकरण को भी पूरी तरीके से साधा है। उन कैंडिडेट्स में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और ऑलरेडी मिनिस्टर हैं, ब्यूरोक्रेसी से आए हैं, जिसमें बृजलाल जी का नाम ले लीजिए, हरदीप सिंह जी का नाम लीजिए, इस तरह के लोग हैं जो इंटेलिजेंस के लेवल पर जिन्होंने भारत सरकार को पहले से सर्व किया है। और ऐसे लोग जब राज्यसभा जाएंगे तो उनके भरोसे इन्होंने दलित कार्ड भी साधने की कोशिश करी है और पूरा ज्योग्राफी जो है उत्तर प्रदेश की, उस ज्योग्राफी को साधने की कोशिश करी है। और ये जो 8 नगीने इन्होंने चुन करके राज्यसभा में भेजे हैं, ये 8 नगीने, इनका महत्व इनको 2017 के विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो सीटें आज राज्यसभा में दी जा रही हैं इसको इनकैश 2017 के चुनाव में जरूर कराया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब जो एक सीट पर डिस्प्यूट चल रहा है उसका क्या होगा, ये राजनीतिक उथल पुथल है और इस तरह के न्यूसेंस हर इलेक्शंस में देखने को मिलते हैं। एक आध सीटों पर निर्दलीय का पर्चा भर देना, आखिरी में उसका विड्रॉ कर लेना, या विड्रॉ नहीं होना है तो किसी न किसी पार्टी में विलय हो जाना, ये सब राजनीतिक स्टंट हैं। इनका कोई मतलब मेरे हिसाब से इनका कोई बहुत मायने नहीं होता। ये चीजें चला करती हैं, सरगर्मी बनी रहती है, क्योंकि अगर राज्यसभा के चुनाव ऐसे वैसे भी ऐसे होते हैं जिसका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता है, तो पब्लिक तक ये इलेक्शन कैसे पहुंचे? लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है ना, जो 8 नगीने चुनकर भेजे हैं सर, 9वां भी तो भेज सकते थे। क्या बीजेपी जोड़ तोड़ करके 9वें नगीने को नहीं भेज सकते थे? जिसके लिए हाँ, नवा भेज सकते थे, लेकिन नवे में थोड़ा सा क्योस था और उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से जो उनका पैक्ट हो रहा है, शायद बहुजन समाज पार्टी के लिए एक सीट छोड़ी गई थी, यही समझौता हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी से मायावती ने उनको अगले चुनाव में समर्थन देने की बात कही है, तो एक सीट उनके लिए छोड़ दी गई है। ये ऐसे क्योस लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये कहां तक सत्य है? ये सत्य इस बात से भी माना जा सकता है कि इस बात को लेकर के कांग्रेस ने भी उस पर कमेंट दिए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी कमेंट दिए हैं, और ये वो लोग हैं जो कमेंट पास कर रहे हैं जिन्होंने खुद बहुजन समाज पार्टी के साथ पिछले इलेक्शन में गठबंधन किए हैं। तो अब जब उन्होंने गठबंधन किए थे तो वो गठबंधन अच्छा था, लेकिन अगर आज भाजपा से गठबंधन होने जा रहा है तो वो गठबंधन अच्छा नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं साफ कर दिया है मायावती ने कि ये जो गलती हुई थी सपा के साथ वो सबसे बड़ी गलती थी, और अगर अब आने वाले फ्यूचर में या भविष्य में इस तरह की चीज़ें होगी तो भाजपा के साथ भी अगर समर्थन भाजपा को देना पड़ा तो उससे वो गुरेज नहीं करेंगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही है? अवधेश जी सवाल इस बात को लेकर है कि ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही है? क्या हम ये माने कि इनके पीछे आने वाले अब MLC चुनाव भी एक कारण है उत्तर प्रदेश में?
देखिए मैं बताऊं, इसका कारण कुछ नहीं है। अगर जो भारतीय जनता पार्टी में आता है उसका स्वागत करती है भारतीय जनता पार्टी, सभी का सम्मान करती है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो। बात रही उत्तर प्रदेश के विकास की, तो मैं बताऊं आपको, जो विकास भाजपा को क्या लगता है कि अपने बलबूते एमएलसी चुनाव जो है वो नहीं निकाल पाएगी, इसलिए मायावती का भी अगर एक विकल्प साथ में लेकर चला जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर खुद ही मतलब इतना विश्वास है उनको कि अपने आप ही सब काम कर सकते हैं हम। लेकिन जो आना चाहे भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत किया जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं करते कि तुम अत्रे जी कह रहे थे हमारे विधायकों को तोड़ लिया, यहाँ तोड़ने का काम नहीं किया जाता है। ये तो आपके विधायक कमजोर थे जो खुद आए हैं भाई, उनका जब एक बार बताइए, हर कोई राजनीति में आता है, क्यों आता है? अपना विकास करने आता है ना, कि मेरा भी थोड़ा मतलब मैं भी आगे बढ़ पाऊं। आज विधायक, कल एमपी बनूंगा, परसों मंत्री बनूंगा, फिर सीएम बनूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में और जो पार्टियां हैं उनमें क्या है, उनके ऊर्ध्वगमन की जो स्थिति होती है वो कम पड़ जाती है, बंद हो जाती है। तो इसलिए लोग निश्चित तौर पे बिल्कुल। मैं जरा आपकी बात का जवाब देता हूँ, सुन लीजिए। देखिए, आपके यहाँ जरूर ये है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये चाहते हैं कि हमारा आए हैं, हमारा विकास हो, और आपकी पार्टी अपने नेताओं का लगातार विकास कर रही है। चाहे कर्नाटक में येदियुरप्पा जी की बात करें, चाहे रेड्डी बंधुओं की बात करें, या जितने भी भ्रष्टाचारियों के जिनके ऊपर आप ही की सरकार ने सीबीआई के केस चलाए भ्रष्टाचार के, वो उनको भी आपने अपनी पार्टी में बुला करके विकास कराया, उनके मुकदमे खत्म किए। चाहे मुकुल रॉय की बात कर दें, चाहे हम हेमंत बिस्वा की शर्मा की बात करें, जिनको आपने मंत्री बनाया था, तो ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आपकी पार्टी में अनुज जी, सिखाया किसने है ये भी तो बता दीजिए। ये परिपाटी किसने दी है सर? ये परिपाटी किसकी थी सर? ये किसने सिखाया? ये डर पैदा करना किसने सिखाया? सीबीआई का डर पैदा करना सर किसने सिखाया? ये भी तो बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया कि डरा करके, धमका करके और जिनको ऊपर भ्रष्टाचार के केस लगाए और अपनी पार्टी में शामिल करा के। आप बताइए, उदाहरण बता दीजिए। मैं तो इनके बहुत से उदाहरण गिना रहा हूँ, इनके आप हमारे उदाहरण बता दीजिए। सर, पार्टी में शामिल कराना ना कराना एक अलग चीज है सर, समर्थन हासिल करना एक अलग चीज है सर। और वो वक्त भी याद करिए जब यूपीए की सरकार थी, तो कैसे मायावती और कैसे मुलायम सिंह यादव 10 जनपद पर जाके माथा टेकते थे, उस बात को भी याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि कब कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। और ये परिपाटी दरअसल किसकी दी गई है? ये हो रही है, देखिए बात ये हो रही है। मायावती जी आज भी कांग्रेस को अपना विरोधी मान रही है। आज ही उनका बयान आया, अगर ऐसी बात होती तो हमारे खिलाफ नहीं जाती, हमारे खिलाफ चुनाव। सर, क्या आप लोगों ने कभी समर्थन नहीं लिया? क्या आप लोगों ने कभी समर्थन नहीं लिया? क्या कभी भारतीय समर्थन नहीं लिया? आप बता दीजिए ना सर। ये तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं अनुज यात्रा जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि राजनीति में कब किसको कितना समर्थन मिला है, कैसे समर्थन मिला, आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं। पार्टी में ज्वाइन कराना क्या दो अलग अलग विषय नहीं है क्या? तो कौन सा मायावती पार्टी में ज्वाइन कर रही है? बीजेपी ज्वाइन कर रही है क्या? ये तो कोई ऐसी तो कोई घोषणा नहीं है सर। आज वो दिखाने लायक नहीं है ये देश को। लेकिन ये परिपाटी किसकी दी गई है सर? ये भी समझने वाली बात है। ये किसने सिखाया, क्या सिखाया, ये भी समझने वाली बात है सर। बेचने का काम कर रहे हैं। आज उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस शर्म आपको आनी चाहिए, सबूत मांग रहे थे आप। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल अब वोट की चोट जनता को देनी है। 3 नवंबर का दिन बहुत अहम है, जब वोट की चोट होगी और जनता ये तय करेगी कि उपचुनावों में आखिर किसका झंडा बुलंद होगा, या फिर कौन सी पार्टी को जीत हासिल होगी, कौन से उम्मीदवार को जीत हासिल होगी। बहरहाल इस खास स्पेशल एडिशन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।